नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक तो जो यूपी पुलिस वाले हमारे साथी हैं ना, कांस्टेबल के लिए तैयारी अपनी अच्छे से करना शुरू कर दो। थोड़ा बहुत पीवाईक्यू पढ़ने की आदत भी डालो, है ना। जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये मैंने दोनों की कंबाइन कर दी है क्लास, उसके लिए स्पेशल टॉपिक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों ही एग्ज़ाम देंगे। तो आपको ना थोड़ा सा प्रीवियस की आजकल फाइलें भी मिल जाती हैं टेलीग्राम वगैरह पे, अगर कोई बुक भी नहीं है तो थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ने की आदत जरूर डालो। प्रीवियस पढ़ने से ना आपका, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आपका उसी दिशा में सोचने का बनेगा मामला, आप वहीं सोचोगे। और फिर सवाल जब आप थ्योरी भी पढ़ रहे होगे तो वो सवाल आपके दिमाग में घूमेंगे कि यहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसलिए ज़रूर प्रीवियस पढ़ना है। चलिए ठीक है। एमबी बहुत ज़्यादा लगता है बेटा, एमबी तो अब पढ़ने में थोड़ा होता ही है खर्च, कैसे करें, है ना। शुरू कर दें। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। देखिए, किसी भी देश के लिए जरूरी है अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, साथ में जो अंदर देश है उस माहौल को भी क्या सुरक्षित रखना। और इस सुरक्षा के राह में बहुत सारे रोड़े अटकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं भाई, जब हमारे लिए अपने देश को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है, कई बार बाहरी ताकतों से और कई बार हमारी आंतरिक ताकतों से। तो इसलिए अलग अलग एजेंसी बनाई गई हैं कि जो हमें सुरक्षित रखेंगी, जो हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखेंगी, और जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, जो अंदर जो हम रहते हैं वहां भी एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगी। बहुत जो बड़ी एक थ्रेट सुरक्षा के लिए है वो है आतंकवाद। तो मेन है भाई, आतंकवाद के खिलाफ भी हम लोग इन्हीं एजेंसीज और इन्हीं चीजों के माध्यम से लड़ते हैं। तो यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए, सुरक्षा सबसे पहले। कभी कभी आपसे पूछेगा सुरक्षा जो है किस शब्द से बना है। आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़े होंगे जहां सबसे पहले पूछता है भाई ये कहां से आया। तो सुरक्षा आया है सेकुरस नाम के वर्ड से। सुरक्षा शब्द कहां से आया? सेकुरस। और सेकुरस का मतलब होता है चिंता से मुक्त। तो वही तो होती है सुरक्षा। जब हम चिंता से मुक्त हो जाए, जब घर की एक बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, और अगर माहौल सुरक्षित होगा तो हम क्या करेंगे बेटा? हम बिल्कुल चिंता से मुक्त रहेंगे। हमें पता है कि जो बेटी है वो शाम को आराम से घर आएगी, सुरक्षित आएगी। जब हम एक ऐसा माहौल समाज का बना देंगे। और पुलिस है ना, पुलिस एक हद तक काम करती है, ज्यादा हद तक समाज काम करता है। तो हम लोगों को एक ऐसा समाज भी बनाना है जहां पे हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का, और चाहे पुरुष हो या महिला, सब एक सुरक्षा की भावना से उत्प्रोत हो, जो सब एक सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षा, जो सुरक्षित एक भावना होती है ना कि हाँ हम सुरक्षित हैं, ऐसी भावना सबके अंदर से आए। उसके लिए हमें काम करना है। लेकिन अब ध्यान रखना है आपको कि सुरक्षा, सबसे पहला सवाल यहां बनेगा कि सुरक्षा जो है वो किस शब्द से जन्मा है। तो सेकुरस नाम के शब्द से। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, ये सेकुरस किस भाषा का शब्द है? तो सेकुरस खुद में लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, लैटिन भाषा का शब्द है। और जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो एक देश की सीमाओं के भीतर, एक देश की सीमाओं के भीतर जब हम क्या करते हैं बेटा, शांति स्थापित करते हैं, कानून और व्यवस्था बनाकर रखते हैं बेटा, अपने जो खतरे हैं वहां चारों तरफ, उनसे अपने नागरिकों को सुरक्षित करते हैं, तो ये सब आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा में आता है। यहां से दो सवाल केवल ऊपर वाले ही बनेंगे, तीसरा सवाल यहां से ज्यादा नहीं बनता। अब भारत में अगर सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में हम बात करें तो भारत में सुरक्षा संबंधी, देखो, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ये तो आपने पढ़ा होगा। 3 हमारी सूची है। पहली संघ सूची, जो शक्तियां केंद्र को मिलती हैं वो संघ सूची। दूसरी राज्य सूची, जो शक्तियां राज्य को मिलती हैं, हमारे यहां जो स्टेट हैं, वो राज्य सूची। और तीसरी है संवर्ती सूची।
तो ध्यान रखना है बेटा, संवर्ती, ये सारी की सारी 3 सूचियां जो हैं, याद रखना है इसमें 3 सूचियां हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में है? जो 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी वाली है कंकरेंट लिस्ट। तीसरी वाली कैसी है? कंकरेंट लिस्ट। तो ध्यान रखना है इन 7वीं अनुसूची में दी हुई है ये तीनों सूचियां, और इनके तहत जो संघ सूची में हमारी सुरक्षा से संबंधित चीजें आती हैं, जो केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, वो ये सब हैं। केंद्र सरकार का विषय है देश को रक्षा देना, देश की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का विषय है। और वो किन किन चीजों के माध्यम से इसको करती है? तो देखो, जैसे रक्षा के मामले में इन्होंने थल सेना बना दी भैया, नौसेना बना दी, वायुसेना बना दी, ये हमारे डिफेंस के लिए काम करती है, ठीक है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा, देश की रणनीतिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये सब भी केंद्र के अधीन आता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत। तीसरी, सीबीआई और एनआईए, सीबीआई और एनआईए यानी जांच एजेंसियां, ये भी सब सुरक्षा के लिए बनाई हुई हैं। और चौथी, सीमा की सुरक्षा के लिए, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इस तरह के जो हमारे केंद्रीय बल बनाए हुए हैं, इस तरह की जो हमारी एजेंसियां बनाई हुई हैं, ये सब। तो ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनके तहत क्या क्या बनाया गया है। तो भैया, रक्षा के लिए हमारी 3 सेनाएं बनी हुई हैं, रणनीतिक सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा, और केंद्रीय जांच एजेंसियां, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनकी जांच के लिए एजेंसियां बनाई हुई हैं, और सीमा की सुरक्षा के लिए अलग अलग बल हमने बनाए हुए हैं, अलग अलग बल बनाए हुए हैं। तो बेटा, नौसेना का मतलब है नेवी, थल सेना का मतलब है आर्मी, ठीक है, थल सेना मतलब आर्मी, नौसेना मतलब नेवी, और वायुसेना का मतलब है एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स। अब ये एक समझ विकसित करने के लिए है आपका, यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनने की जो संभावना नहीं है। यहां से राज्य सूची, अब वो तो केंद्र ने बनाई हुई है सुरक्षा के लिए चीजें, वो केंद्र ने बनाई हुई है, पर राज्य भी तो काम करेगा भाई। सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से, जो बाह्य सुरक्षा है उसका जिम्मा पूरी तरह से किसका है? पूरी तरह से केंद्र सरकार का है। यानी अगर हम पे कोई देश आक्रमण कर दे तो किसी और की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार खुद संभाल लेगी। पर आंतरिक सुरक्षा में केवल बाह्य आक्रमण नहीं आता, उसमें पूरे देश की अंदर की व्यवस्था भी आती है, और इसलिए राज्य भी उसके लिए काम करता है। तो राज्य सूची क्या करता है बेटा? राज्य सूची, जैसे पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक बल है, तो पुलिस क्या है बेटा? पुलिस बनाता है, ये राज्य पुलिस बनाता है, पुलिस की वो करता है अपॉइंटमेंट। लोक व्यवस्था, दंगे वगैरह अशांति को रोकने के लिए राज्य काम करता है। और जेल और सुधार गृह, ये सब कौन बनाता है? तो ये भी राज्य बनाता है। तो ध्यान रखना है, अगर हम किसी देश की सुरक्षा की बात करें, खासतौर पे अपने मामले में, तो कुछ विषय तो संघ सूची में है, यानी अगर हमने थल सेना बनाई है तो वो संघ सूची का विषय है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। नौसेना, वायुसेना बनाई है केंद्र सरकार की। परमाणु ऊर्जा के लिए कोई एजेंसी खोली है, केंद्र सरकार की हमारी जो है वो जिम्मेदारी है। और सीबीआई और एनआईए जैसी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सीमा की सुरक्षा के लिए हमने आईटीबीपी, बीएसएफ ऐसे बल बनाए हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और ये हो गए बेटा राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अब सवाल कैसे बनेगा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे सीधे सवाल आएंगे। ठीक है अनस अली जी, अगले शनिवार को ले लेंगे फिर। ठीक है, अनस अली कह रहे हैं सर सैटरडे को भी क्लास लिया करो। ठीक है, अगले सैटरडे ले लेंगे, हर सैटरडे की नहीं कहता, लेकिन अगले सैटरडे एक क्लास करवा देंगे आपकी। ठीक, चलिए अब आपसे सवाल कैसे आएगा कि जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान है जिसके तहत मान लो बीएसएफ की स्थापना की गई, वो किस सरकार के अंतर्गत या किस सूची के अंतर्गत हुई है? तो हम कहेंगे भैया वो केंद्र सूची के या संघ सूची के अंतर्गत हुई है। वो कहेगा अगर कोई राज्य जेल और सुधार गृह बनाता है तो ये किस विषय के अंतर्गत बना रहा है? वो तो वो राज्य सूची के अंतर्गत बना रहा है।
अगर कोई पुलिस जो है, पुलिस को अपॉइंट कर रहा है कोई राज्य, तो वो किसके तहत कर रहा है? तो बेटा ये किसके, ये भी राज्य सूची के तहत कर रहा है। और अब तीसरी हो गई है समवर्ती सूची, जिसके तहत ये कानून बनते हैं, और ये कानून दोनों के लिए लागू होते हैं। ये केंद्र के लिए भी लागू होते हैं, ये राज्य के लिए भी लागू होते हैं। तो ये हो जाएगी समवर्ती सूची, केंद्र राज्य दोनों के लिए, ना, ये दोनों के लिए। अब ऐसी बात है कि इसको केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं इनसे संबंधित। पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ये एक बीएनएस है, बीएनएस, ये बीएनएसएस जो अभी हमारे नए कानून आए हैं, आप कह रहे हो कि जी ये केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। हाँ बेटा, दोनों बना सकते हैं। वो बात अलग है, ज्यादातर केंद्र बनाता है, वही राज्य पे भी लागू हो जाता है, पर पावर दोनों को होती है। पावर क्या होती है? दोनों को होती है। ठीक है, तो इसलिए ये किस सूची के तहत आएगा? ये समवर्ती सूची के तहत आएगा। ये तीनों राज्य सूची के, और पिछले पेज वाले संघ सूची के। बाह्य सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है हमारे पास, बाह्य सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा कब तक है? अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाए तो क्या आंतरिक सुरक्षा बची रहेगी? फिर आंतरिक सुरक्षा भी नहीं बची रहेगी। तो मतलब आंतरिक सुरक्षा तभी तक है जब हम बाहर से कम कोई आक्रमण ना होने दें। तो इसीलिए आपसे सीधे पूछेगा कि भैया बाह्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसे कौन देखता है? सीधे सीधे सवाल आएगा, बाह्य सुरक्षा का जिम्मा। तो बाह्य सुरक्षा का जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो हमारे रक्षा मंत्रालय की है। और रक्षा मंत्रालय में भी खास तौर पे 3 सेनाएं और 1 तटरक्षक बल, यानी थल सेना आर्मी, वायुसेना एयरफोर्स, नौसेना नेवी, और चौथा है तटरक्षक बल जिसे हम बोलते हैं, तो इसे कहेंगे हम कोस्ट गार्ड। क्या कहेंगे? कोस्ट गार्ड बेटा। हाँ, सीधे सीधे सवाल आएगा कि इनमें से बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो बेटा ये थल सेना की, वायुसेना की, नौसेना की, या यूपी पुलिस की। ये 4 ऑप्शन आ गए। तो भैया आप कहोगे तीनों की है, तो जिम्मेदारी किसकी नहीं है? यूपी पुलिस की नहीं है। बाह्य आक्रमण से लड़ने के लिए यूपी पुलिस नहीं है, बाह्य आक्रमण से लड़ने के लिए होमगार्ड नहीं है। ये सेनाएं काम करेंगी। अब इनकी कमांड बनी हुई है। कमांड जानते हो? मतलब एक तरह से ये 7 जगह पूरी तरह से बटी हुई है। ये जो हमारी सेना है, खास तौर पे कौन सी? भारतीय सेना की बात कर रहे हैं। और जब केवल सेना की बात आएगी तो वो थल सेना होती है। भारतीय न्याय संहिता है बेटा, बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी की जगह नया कानून आया है। ठीक है, और बीएनएसएस की है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता, यानी वो कानून वाली पुस्तक है। ये संहिता का मतलब होता है किताब, एक तरह से कानून वाली किताब। ठीक है, जिसमें सब लिखा हो, कौन सी चीज जो है क्या क्राइम मानी जाएगी, कौन सी चीज की क्या क्राइम है, किसकी कितनी सजा है, वो सब भारतीय न्याय संहिता में। ये किसकी जगह आई है? आईपीसी की जगह, इंडियन पेनल कोड की जगह, आईपीसी की जगह आई है। और एक है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, ये आई है बेटा सीआरपीसी की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये किसकी जगह है? तो सीधे सीधे सवाल आएगा, हाँ एक सवाल तो यही बन जाएगा, सीआरपीसी की जगह, सीआरपीसी की जगह। ये किसकी जगह है? सीआरपीसी की जगह है। ठीक है, चलिए, तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो ये चल रहा था, राज्य की में ये चल रहा था। ठीक है, हमारी सुरक्षा संबंधित जो प्रावधान है संघ सूची में ये सब दिया हुआ है, राज्य में ये सारी चीजें दी हुई हैं, समवर्ती में ये जो कानून है ये आ जाते हैं। ठीक है, और बाह्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे सवाल आएगा कि बाह्य सुरक्षा हमारी रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और जिसमें मुख्यतः कौन हिस्सा लेता है? तो ये 4 बल हिस्सा लेते हैं। हाँ बेटा, ये पेपर में पूछे जाएंगे, ये पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, और भारतीय सेना की सीधे सवाल आएगा कितनी कमान है? 7, यानी भारतीय सेना को कहां कहां से कंट्रोल किया जाता है? तो 7 जगह से किया जाता है।
अब देखो ये तीनों सेनाओं की क्या है बेटा, तीनों सेनाओं का ये तीनों सेनाओं के पद हैं, तीनों सेनाओं के पद। जैसे सबसे पहला तो यही सवाल बन जाएगा कि जैसे इसमें सबसे ऊपर है जनरल, ये हेड है, ये हेड है, चीफ बोलेंगे इनको, चीफ। जैसे थल सेना के चीफ को हम बोलते हैं जनरल, वायुसेना के को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और बेटा नेवी वाले को हम बोलते हैं क्या, नेवी वाले को बोलते हैं एडमिरल। तो पहला तो हमारा हो जाएगा सीधे सीधे कि भैया जो वायुसेना का प्रमुख होता है कौन होता है, एयर चीफ मार्शल। जो नेवी का चीफ होता है वो कौन होता है, एडमिरल। और जो थल सेना का होता है तो वो होता है जनरल। कौन होता है, जनरल। ठीक है। और इनका जो सबसे नीचे वाला गजेटेड रैंक है, सबसे नीचे वाला गजेटेड रैंक, दो चीज तो कम से कम याद करो। जैसे लेफ्टिनेंट से शुरुआत होती है भैया ऑफिसर की, किसमें, थल सेना में, और आदमी जनरल तक जाता है। वैसे ही वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनके कम से कम कोई जाएगा और वो फिर एयर चीफ मार्शल तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और याद रखना है भैया नेवी में सब लेफ्टिनेंट से जाएगा आदमी और एडमिरल तक जा सकता है। कहां तक, एडमिरल तक। तो ये तो जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा ना, पीवाईक्यू के बाद देखना इनमें से क्या क्या याद करना है। पर कम से कम ये दो चीज मैं आज से ही कह रहा हूं आपको। लेफ्टिनेंट जाता है, एंट्री होती है लेफ्टिनेंट के तौर पे थल सेना में, अगर ऑफिसर ग्रेड में जाओगे। फ्लाइंग ऑफिसर जाता है बेटा वायुसेना में, और सब लेफ्टिनेंट जाता है नेवी में। और वैसे ही अगर पूरी ऊपर वाली पोस्ट देखनी है तो जनरल इज इक्वल टू एयर चीफ मार्शल इज इक्वल टू एडमिरल। तो इसके चीफ को क्या कहते हैं, इसके चीफ को क्या कहते हैं, इसके चीफ को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले ये पढ़ना है। बुक आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो आपको क्लास में बताया जा रहा है पीवाईक्यू, बेटा इनके तो साथ साथ ही करा रहा हूं मैं, साथ साथ करा रहा हूं। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा पीवाईक्यू भी होगा साथ में। एयरफोर्स किसके अंडर में होती है बेटा, एयरफोर्स होती है। अगर ऑफिसर, एक ऑफिसर चुनोगे तो उनको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन ये होता अल्टीमेटली उसके रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही है। किसके अंडर में होता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही ये होता है। चलिए अब क्योंकि ये भैया भारत की सुरक्षा की बात हो रही है तो ये पोस्ट आपको पता होनी चाहिए। अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, सीधे सवाल आएगा तो जनरल। देखो देखो इनके नाम के आगे ही लग जाता है ये वर्ड जनरल, उपेंद्र द्विवेदी। पर आपको जब उत्तर मिलेगा ना तो केवल इतना आएगा ऑप्शन में, क्योंकि जनरल देखते ही तो आप पहचान लोगे थल सेना के अध्यक्ष हैं। जनरल देखते ही आप क्या पहचानोगे, थल सेना के अध्यक्ष हैं, तो जनरल वहां नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान ना, थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना के में देखो सबसे पहले पोस्ट ही लिखी हुई है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अमरप्रीत सिंह है, और नौसेना के हैं एडमिरल, तो इनकी पोस्ट का नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी या DK त्रिपाठी। तो ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए बेटा, तीन नाम आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ने हैं कि थल सेना के अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह, नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इनके आगे इनकी रैंक लगा रहे हैं हम। एडमिरल का मतलब ही होता है कि वो नौसेना के सबसे ऊपर है। एयर चीफ मार्शल का मतलब ही होता है कि वो भैया एयरफोर्स के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। और याद रखना है जनरल का मतलब ही होता है कि वो सेना के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब सीडीएस। अब सीडीएस की पहले तो फुल फॉर्म देखो। कुछ टाइम पहले एक निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया कि भाई इन तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल हो, उसके लिए एक पद बनाओ, क्योंकि इनके बीच में बेहतर तालमेल कभी कभी देखने को नहीं मिलता। तो उस पद का नाम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ठीक है, तो उस पद का नाम था
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और आज तक 2 ही CDS बने हैं। नंबर 1 पहले तो थे जनरल विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर उसमें डेथ हो गई थी, तो जनरल विपिन रावत थे पहले, जनरल विपिन रावत, ठीक है, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई थी। और अनिल चौहान दूसरे हैं, आज तक के दूसरे हैं, ठीक है। अनिल चौहान कौन है? दूसरे। चलिए, तो ध्यान रखना है, दूसरे हैं अनिल चौहान। कौन है? बिल्कुल दूसरे हैं। तो ये सीधे सीधे, ठीक है, ये क्लियर रखेंगे। तो CDS, ये जो भारत के वर्तमान सैन्य प्रमुख जो हैं, जनरल अनिल चौहान, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, ये 3-4 नाम हैं, आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो आप कर लोगे याद। अब कुछ संस्थान हैं जो हमारे लिए ट्रेनिंग वगैरह देते हैं हमारे अफसरों को, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बाह्य सुरक्षा हो। हम बाहर से सुरक्षित हों तभी तो हम अंदर से सुरक्षित होंगे। तो बाह्य सुरक्षा के लिए हमारी जो सेनाएं काम करती हैं, उनको ट्रेनिंग भी तो कहीं ना कहीं दी जाती होगी, और ये 3-4 संस्थान बहुत जरूरी हैं जो आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये आपको जरूरी नहीं है केवल इसी टॉपिक के अंतर्गत, ये जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं, ये स्पेशल टॉपिक में नहीं है, जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं आर्मी वाले, ठीक है। चलिए, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में है, और ये खड़कवासला कहां है? महाराष्ट्र में। सवाल इसमें कैसे आएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? खड़कवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है बेटा? याद रखना है, देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, IMA बोल देते हैं इसको बोल देते हैं NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको बोल देते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, ठीक है। चलिए, इन्फेंट्री स्कूल कहां पे है? सीधे सीधे पूछा जाएगा, इन्फेंट्री स्कूल कहां पे है? मऊ, मध्य प्रदेश में। आर्टिलरी स्कूल कहां पे? इन्फेंट्री किसको बोलते हैं? पैदल सेना को। इन्फेंट्री किसको बोलते हैं बेटा? उतना डीप नहीं आएगा। सीमा यादव कह रही है बिपिन रावत की जहाज किस दिन को क्रैश हुआ था, यह भी बता दीजिए बेटा। वैसे बहुत सारी फिर घटनाएं हैं, आपका जो पेपर रिलेटेड चीजें हैं उतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर जैसा पिछले बार आया था उतना ही पूछे, कुछ थोड़ा मुश्किल भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जो बिल्कुल नहीं आएगा उसको याद करने का मतलब है हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो देखो, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। जो पैदल सेना की ट्रेनिंग के लिए स्कूल है, मऊ में बना हुआ है। और आर्टिलरी जो हथियारों से संबंधित है, वो कहां पे है? देवलाली, महाराष्ट्र में। एक बेटा दिल्ली में ही है, नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये तो मैंने कई बार देखा है, इसके आगे से निकलना होता है अक्सर जब भी ऑफिस जाते हैं। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है नई दिल्ली में है, और आर्म्ड सेंटर है अहमदनगर में। इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बेटा ये 3 ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, तो ध्यान रखना है, इनको हम ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण वाले सेंटर बोल सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में है, इंडियन मिलिट्री कॉलेज एकेडमी देहरादून में है, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, आर्टिलरी देवलाली, आर्टिलरी को हम आटा कर देंगे, आटा लेयारी लाली। घर में मम्मी किससे कहती है? लड़के से कहती है, लाली से कहती है? आटा लेयारी लाली, आटा लेयारी लाली, तो आर्टिलरी वाला देवलाली। इन्फेंट्री बेटा मऊ, इन्फेंट्री मऊ। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और नेशनल डिफेंस जो एकेडमी है वो खड़कवासला है, NDA जो है खड़कवासला है। और ये चीज़ें हम धीरे 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 1-2 बार रैपिड फायर भी इनके बनेंगे तो हो जाएंगे। अभी आपको 1-2 बार ऑफिस ये जो है मतलब इसका रिवीजन करके बेहतर सी कंडीशन में पहुंचना है। थल सेना की बात करें, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। दिवस महत्वपूर्ण है, ये दिवस आपको जरूर याद करना है, 15 जनवरी। 15 जनवरी। अब ये दिवस क्यों इसी दिन? देखो, स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1895। आप कहोगे इस टाइम पे तो भैया शासन अंग्रेजों का रहा होगा। हां, अंग्रेजों का शासन रहा, तो भैया इस टाइम तो इसके चीफ भी अंग्रेज ही बनते होंगे। हां,
अंग्रेज ही इसके चीफ भी बनते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब हम आजाद हो गए उसके बाद जो 15 जनवरी 1949 का दिन आया तो हमारे बेटा सेना प्रमुख बने फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को हमारी सेना के चीफ बने एक भारतीय के.एम. करियप्पा। और बेटा याद रखना है, ये भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ का मतलब है उसके चीफ, उसके जनरल, एक तरह से जनरल, बेटा ध्यान रखना है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि 15 जनवरी 1949 को पहली बार कोई भारतीय थल सेना के चीफ बने। इसका मतलब क्या है कि भैया थल सेना पहले से चली आ रही थी। हाँ जी, पहले से चली आ रही थी, वो भी लिखा है 1895 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो इसलिए दिवस मनाया जाता है। अब इसका आदर्श वाक्य तो भाई रटना ही पड़ेगा, सेवा परमो धर्मे। और सेना सेवा करती भी है, आपने देखा होगा जहां भी कोई समस्या आती है, अगर हर कोई हार जाए तो सेना वहां अपना सीना अड़ा देती है कि हम हैं, क्यों चिंता करते हो। ठीक है, चलिए, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, ये तो हमने पहले ही देखा, के.एम. करियप्पा। ये सवाल तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसलिए तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। लेकिन एक रैंक होती है फील्ड मार्शल, इसमें से ज्यादातर चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। एक रैंक होती है फील्ड मार्शल, तो पहले फील्ड मार्शल बने सैम मानेकशॉ। कौन? सैम मानेकशॉ, जबकि पहले कमांडर इन चीफ हैं के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, और पहले, ध्यान रखना है बेटा, पहले फील्ड मार्शल बने हैं सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ। ठीक है, को यहां से फील्ड मार्शल वर्ड हटाओ, यहां केवल के.एम. करियप्पा रखेंगे। ठीक है, के.एम. करियप्पा रखेंगे। चलिए, तो पहले फील्ड मार्शल की जो उपाधि मिली सैम मानेकशॉ को मिली है बेटा, सैम मानेकशॉ को, ध्यान रखना है। पहले परमवीर चक्र विजेता, ये सवाल सीधे आएगा तो मेजर सोमनाथ शर्मा। और ध्यान रखना है पहले थल सेना अध्यक्ष, तो जब ये नाम दिया गया थल सेना अध्यक्ष का, तब पहले बने महाराज राजेंद्र सिंह जी। देखो, 3 अलग अलग पद हैं। फील्ड, सबसे पहले भारत के कमांडर इन चीफ बने, हमें पद मिला कमांडर इन चीफ का, वो भी उस टाइम पे इसके चीफ हैं, हमारी पूरी सेना के चीफ हैं, पर नाम है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का नाम आते ही के.एम. करियप्पा डालो, के.एम. करियप्पा। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो करवा रहा हूं ना मैं साथ साथ में, हर बार 2 टॉपिक खत्म हुए, दोनों के क्वेश्चन खत्म हो गए, इसके भी क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना है पहले कमांडर इन चीफ, ध्यान रखना है आपको क्या है, तो पहले कमांडर इन चीफ हैं के.एम. करियप्पा। 3 तरह से सवाल आएगा। पहले फील्ड मार्शल हैं सैम मानेकशॉ, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, विकी कौशल ने किरदार निभाया है सैम मानेकशॉ का। ठीक है, तो वो हो गए के.एम. करियप्पा, और फिर फील्ड मार्शल हो गए सैम मानेकशॉ, कमांडर इन चीफ हो गए के.एम. करियप्पा। और सीधे सीधे थल सेना अध्यक्ष नाम से आएगा तो भैया जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। अब इन तीनों को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, वायुसेना की बात करें। 8 अक्टूबर, अच्छा 8 अक्टूबर को इसीलिए वायुसेना दिवस है। हाँ जी, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई, और स्थापना के दिन ही 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे मनाते हैं। आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम। अब नभ वर्ड आ गया, नभ का मतलब होता है आकाश। आकाश को ना तो थल सेना नाम में रखेगी, ना ही जल सेना रखेगी, तो जिसमें नभ वर्ड है वो सीधे सीधे किसका आदर्श वाक्य है, तो नभ स्पृशम दीप्तम, ये सीधे सीधे जो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, ये वायुसेना का है। इसका है, ये वायुसेना का है। ठीक है, चलिए, और द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है। तो भारतीय पायलटों ने बर्मा में जापान के खिलाफ असाधारण वीरता दिखाई थी। इससे खुश होकर 1945 में किंग जॉर्ज 6 ने इसे रॉयल की उपाधि दी थी, जिससे इसका नाम क्या हो गया था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। जरूरी नहीं है ये सवाल पूछा ही जाए,
पर आपको अगर इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमें कभी कभी रॉयल इंडियन एयरफोर्स क्यों बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया था। किसके खिलाफ बेटा? याद रखना है, जापान के खिलाफ। और इसलिए हमारे नाम में ये नाम जुड़ गया था। ठीक है, तब राजा जो थे उन्होंने, जो इंग्लैंड के राजा, और जो इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम पे हमारे भी राजा थे। क्यों हमारे राजा थे? क्योंकि हम अंग्रेजों के ही अंडर में, उन्हीं की गुलामी में, उन्हीं की दास्ता में अपना जीवन बिता रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये यहां से हो जाएगा। अब ये इसका एक यहां एक और देख लो, सेवा परमो धर्मे। आपको थल सेना इस पे खरा उतरते भी दिखेगी, सेवा परमो धर्मे। और याद रखना है आदर्श वाक्य वायुसेना का है, नभ स्पृशम दीप्तम, नभ स्पृशम दीप्तम। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसे कहा जाता है? तो सुब्रतो मुखर्जी को। सीधे सीधे एक सवाल है, ठीक है, सीधे सीधे फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसे कहा जाता है? सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है। एक बार शुरू से देखेंगे, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद नहीं है, हमें एक बार में याद नहीं होगा, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सर आपने YouTube पे तो ऐसे नहीं करा था टॉपिक। बेटा YouTube पे तब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, अब इतने दिन में हमने बहुत सारा काम इस पे किया है, तो इसमें जो जो चीज़ें जुड़ सकती हैं वो हमने जोड़ी हैं। ठीक है, अगर दोबारा कभी YouTube पे करवाएंगे तो इसे इस तरह से करवाएंगे। तो सुरक्षा शब्द पहला सवाल कहाँ से लिया गया है? सेकुरस वर्ड से। सेकुरस किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। सेकुरस का मतलब क्या है? चिंता से मुक्त बेटा। ठीक है, भारत में जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान है वो कहाँ कहाँ है? तो तीनों जगह हैं बेटा, तीनों सूचियों में है। और हमारी तीनों सूचियां किस में दी हुई हैं? हमारी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के अनुसार जो संघ थल सेना है संघ सूची में आता है, नौसेना संघ सूची में, वायुसेना संघ सूची में आता है, परमाणु ऊर्जा का मामला संघ सूची में आता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां संघ सूची में, जैसे सीबीआई और एनआईए है, जो हमारी सीमा सुरक्षा के बल हैं बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे, वो भी संघ सूची में आते हैं। फिर राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो पुलिस जो है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्राथमिक बल माना जाता है वो राज्य सूची में आता है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना किस में आता है बेटा? राज्य सूची का विषय है, राज्य का। और जेल और सुधार गृह भी किस में आते हैं? तो ये भी राज्य सूची में आते हैं। और कानून जो है वो संवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, संवर्ती। बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी संस्था है? तो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में भी खासतौर पे 3 सेनाएं हो जाएंगी और साथ में तटरक्षक बल हो जाएगा। अब सीधे सवाल आता है कि हमारी जो थल सेना है उसकी 7 कमान है। कितनी कमान है? 7। और जैसे हमारी नौसेना की 3 ही कमान है। नौसेना की क्या है? 3 कमान है। फिर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, वर्ड याद रखना है, तीनों सेनाओं के पद। तो ये पद आपको पता होने चाहिए बेटा कौन कौन से हैं, ताकि आप देख सको। लेकिन जब तक हम इसके PYQ ना कर लें तब तक केवल ये पद पढ़ो और ये पद पढ़ो, तब तक ये पढ़ो। ठीक है, चलिए। भारत के वर्तमान सैन्य प्रमुख ये दिए हुए हैं। जो उपेंद्र द्विवेदी हैं हमारे जनरल हैं। अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल हैं, मतलब सीधे सीधे वायुसेना के चीफ। दिनेश कुमार त्रिपाठी बेटा कौन है? तो नेवी के चीफ हैं, एडमिरल। और बेटा अनिल चौहान जो हैं वो हमारे जनरल हैं, लेकिन सेना के नहीं, CDS। सीडीएस को भी यही नाम बोला जा रहा है। तो भैया जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान कौन है? हमारे CDS हैं। ठीक है, ये 3-4 संस्थाएं हैं। एनडीए कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है बेटा, मध्य प्रदेश। आर्टिलरी, अरे आटा ले लाली, तो आर्टिलरी स्कूल देवलाली महाराष्ट्र में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज बेटा याद रखना है, नई दिल्ली में है। और आर्म्ड सेंटर जो है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। थल सेना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई। डेट शायद ही पूछे आपसे, पर थल सेना दिवस पूछेगा 15 जनवरी। और क्यों 15 जनवरी? क्योंकि 1949 को इसी दिन, 1949 को इसी दिन याद रखना है, 1949 को इसी दिन KM करियप्पा हमारे पहले कमांडर इन चीफ बने, भारतीय कमांडर इन चीफ। क्योंकि सेना का तो कोई ना कोई कमांडर बनता आ ही रहा था ना 1895 से ही, और पहले भारतीय बने KM करियप्पा। फिर पहले फील्ड मार्शल पूछा जाए, सैम मानेकशॉ।
और पहले सेना अध्यक्ष पूछा जाए तो बेटा याद रखना है जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। अगर आपसे पूछा जाएगा आदर्श वाक्य क्या है तो सेवा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म। वैसे ही वायुसेना की बात करें तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932, वो 1895 में हुई थी, ये 8 अक्टूबर 1932, इसलिए वायुसेना का दिवस एयरफोर्स डे भी 8 अक्टूबर का है। और आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम। एक सवाल बन सकता है हमने आदर्श वाक्य कहां से लिया है, तो हमने गीता से आदर्श वाक्य लिया है, हमने गीता से आदर्श वाक्य लिया है बेटा। और फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है सुब्रतो मुखर्जी को, क्योंकि ये पहले भारतीय पायलट थे। कौन थे? पहले भारतीय पायलट। चलिए, अब रॉयल शब्द जुड़ा था, पर ये रॉयल शब्द हटा दिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है, रॉयल शब्द हमने क्योंकि भैया जोड़ा था अंग्रेजों ने, हमने हटा दिया। 26 जनवरी 1950 को रॉयल शब्द हमने हटा दिया। चलिए सीधे सीधे सवाल आएगा, पहली महिला जिन्होंने अकेले मिग 21 उड़ाया, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली महिला, ये करंट अफेयर का सवाल भी मान सकते हो, जीएस का मान सकते हो, और साथ में आंतरिक सुरक्षा का भी मान सकते हो कि पहली महिला पायलट जिन्होंने अकेले मिग 21 हमारा एक लड़ाकू विमान है, बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान रहा है, हालांकि दुर्घटनाग्रस्त कई सारे हो गए थे, तो बाद में आके उस पर सवाल खड़े होने लगे। तो मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला कौन है जिन्होंने अकेले उड़ा दिया? अवनी चतुर्वेदी है, अवनी चतुर्वेदी। पहली महिला अधिकारी जिन्हें वीरता पदक मिला, तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ये भी हमारी किससे जुड़ी हुई हैं बेटा? हमारी सुरक्षा से, इसलिए पहली महिला अधिकारी जिन्हें वीरता पदक मिला तो विंग कमांडर दीपिका सिंह। और पहली महिला राफेल पायलट, राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह है। कौन है? तो ये हमारा जीएस का भी है, ये केवल आंतरिक सुरक्षा के 3 सवाल नहीं है, ये हमारे जीएस के भी सवाल है, इसमें हमारे में जीएस के भी सवाल है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख बेटा राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको पता ही है ना। ये सवाल तो आपको पता होगा सूरज भाई कि भाई, अच्छा सूरज ने अपने नाम में पहले ही भाई लिखा हुआ है, सूरज भाई। तो सूरज भाई ये जो राष्ट्रपति जी हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। क्या होते हैं? सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नौसेना 4 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, याद रखना है, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो चला उसकी याद में दे बेटा, याद रखना है नौसेना का दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर। सीधे सवाल आएगा पहले तो, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसी दिन क्यों? 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना ने एक अभियान चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, उसकी सफलता की याद में इसे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जरूरी नहीं है इससे सवाल आए, पर आपने एक बार पढ़ लिया और गलती से सवाल आ गया। देखो कुछ चीजें तो बिल्कुल रटने की है, अध्यक्ष रटने के हैं, दिवस रटने के हैं, वाक्य रटने के हैं, पर कुछ ऐसी हैं जहां जैसे शब्द क्यों जोड़ा गया था जी, हमने बहुत बेहतरीन जापान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसलिए रॉयल जोड़ दिया। रॉयल कब हटा दिया? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1905 को 1950 को हटा दिया। पर सीधे सीधे कुछ चीजें केवल ऐसी हैं कि 1-2 बार आप पढ़ लोगे ना तो वो आपके दिमाग में कहीं रह जाएंगी, उनको रटने की जरूरत नहीं है, और फिर जब भी पेपर में आएगा तो आप उसे बता पाओगे। ठीक है, चलिए आदर्श वाक्य है शम नो वरुणे। शम नो वरुणे बेटा, भगवान वरुण हमारे लिए शुभ हो। वरुण हमारे यहां जल के देवता होते हैं, जल के देवता होते हैं वरुण, और इसलिए उन्हीं के नाम पे ये ध्यान रखना है कि भगवान वरुण हमारे लिए शुभ हो, कि हम जल में निकल गए हैं, हम जल में निकल गए हैं, हमने खुद को जल को समर्पित कर दिया है, जल को अर्पित कर दिया है, भगवान वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, चलिए सीधे सीधे सवाल आएगा, आदर्श वाक्य शम नो वरुणे। शम नो वरुणे, भगवान वरुण हमारे लिए शुभ हो। मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, तीनों का ही। ठीक है, तीनों का, क्योंकि हमने देखा नहीं था, तीनों सेनाओं का मुख्यालय, तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है, याद रखना है बेटा, वो कहां पे है? नई दिल्ली में ही है। और सर्वोच्च सेनापति होते हैं इनके भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और भारतीय नौसेना के जनक कौन माने जाते हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सवाल हमारे बनेंगे नौसेना से। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, शम नो वरुणे,
जल के देवता जो हैं भगवान वरुण, उनके लिए हमने क्या किया है, उनका आह्वान किया है कि भगवान वरुण आप हमारे लिए शुभ हो, हम अंदर जा रहे हैं जल में तो आप हमारी रक्षा करना, उस वाले सेंस में बेटा। ठीक है, चलिए, है ना, मुख्यालय नई दिल्ली में है, तीनों सेनाओं का ही है वो। सर्वोच्च सेनापति हमारे भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। और याद रखना है, अगर हम जनक की बात करेंगे तो शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है शिवाजी महाराज को। ठीक है, हाँ, हम बेटा यहाँ केवल अभी फिलहाल क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये तीनों का मुख्यालय, तीनों सेनाओं का। ठीक है, हम असम राइफल की बात नहीं कर रहे। और एक बच्चा कह रहा है सर असम राइफल्स का शिमला में मुख्यालय, नहीं बेटा, आप दोबारा से चेक करो, शिमला में नहीं है, आपने कुछ गलत लिख दिया है। अब देखो, पहले नौसेना प्रमुख आरडी कटारी थे। पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है हमारी, वो आईएनएस अरिहंत है। ये सीधे सीधे सवाल आते हैं, जीएस के ही सवाल हैं। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी जिसपे कोई आके बेटा, जिसपे आके कोई जहाज भी उतर सके, तो वो था पहला हमारा आईएनएस विक्रांत, अभी भी है। ठीक है, और नौसेना की पहली महिला पायलट है लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो इनको आप इसका ना मान के, ये जीएस के ही क्वेश्चन हैं, इनको आप जीएस के ही मानो। और 2 बार और पढ़ो मेरे साथ ही, 2 बार और पढ़ो। पहले नौसेना प्रमुख कौन थे? वाइस एडमिरल आरडी कटारी। वाइस एडमिरल आरडी कटारी पहले नौसेना प्रमुख थे भारतीय। ठीक है, पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। और नौसेना की पहली महिला पायलट है लेफ्टिनेंट शिवांगी। कौन है? लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपको सही से देखने हैं। इसके अलावा आपको ये 5-6 जो हैं इनको याद करना है। चलिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, सीधे सवाल आएगा भाई, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में कौन कौन से देश आते हैं? ईरान, चीन और रूस आते हैं। और ये क्या है? ये त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और 2019 में शुरू हुआ। सवाल पूछा जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो ईरान, चीन और रूस लेते हैं। ईरान, चीन और रूस। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट क्या है? एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल, जिसमें 3 पक्ष हिस्सा ले रहे हों। तो मान लो ये ईरान मान लिया हमने, ईरान भी हिस्सा ले रहा है, ये चीन भी हिस्सा ले रहा है, रूस भी हिस्सा ले रहा है। तो त्रिपक्षीय हो गया, नहीं हो गया? हो गया। तो प्रतिभागी देश हैं ईरान, चीन और रूस। स्वरूप इसका त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये शुरुआत 2019 में हुई। ये 2 चीज कम से कम आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बाकी कुछ याद हो या ना हो। ठीक है, बाकी हो या ना हो। आगे आइए, आंतरिक सुरक्षा के बारे में अब हम और बात कर लें। ये हमने बाह्य सुरक्षा कर ली, पर मैंने आपको बताया था ना, बाह्य सुरक्षा तभी हो पाएगी जब अंदर की सुरक्षा जो है वो भी मजबूत हो, और अंदर की सुरक्षा तब रह पाएगी जब बाहर की मजबूत हो, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड इशू हैं, दोनों ही आपस में मिले हुए मुद्दे हैं। और इसलिए हम आ गए हैं आंतरिक सुरक्षा पे मेनली। तो गृह मंत्रालय के अधीन इसके अंतर्गत केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए खास तौर पे जो बनाए हैं, जैसे असम राइफल बनाया है, बीएसएफ बनाया है, सीआईएसएफ बनाया है, आईटीबीपी बनाया है, एसएसबी बनाया है, एनएसजी बनाया है, सीआरपीएफ बनाया है, सारे के सारे बनाए हैं। और बेटा ध्यान रखना है, केंद्रीय बल भी आते हैं, ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। केंद्रीय बल जो जैसे आईबी है, जैसे सीबीआई है, ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको सवाल आएगा, इनमें से कौन सा आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करता है? नंबर 1 असम राइफल, नंबर 2 सीआईएसएफ, नंबर 3 एसएसबी, नंबर 4 आर्मी, या नंबर 4 नेवी, या नंबर 4 बीएसएफ, एयरफोर्स। तो वो सब क्योंकि कहां के हैं? बाह्य सुरक्षा के हैं, तो यहां पे वो सवाल गलत हो जाएगा। या इनमें से कौन सा आंतरिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी क्या भैया केंद्रीय बल नहीं है? नंबर 1 आ जाएगा सीआरपीएफ, नंबर 2 एनएसजी, नंबर 3 आईटीबीपी और नंबर 4 पे आ जाएगा आर्मी। खत्म। क्योंकि आर्मी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। इसके लिए है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीधे सीधे आएगा कि भैया ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बाह्य सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें थी किसके अंतर्गत आ रही थी? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत।
और जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये एक मेजर डिफरेंस दोनों में है और ये हमारे दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहना चाहिए। ये हमारे दिमाग के ध्यान रखना है, किसी कोने में पड़ा रहना चाहिए। असम राइफल से शुरुआत करते हैं। AR देखो 1835 स्थापना। अब 1835 है ना, तो एक खास चीज हो गई इसकी, ये सबसे पुराना है। क्या है बेटा? सबसे पुराना। तो पूछा जाएगा भैया सबसे पुराना केंद्रीय बल कौन सा है, तो असम राइफल है। इसको कछार लेवी के नाम से भी जानते हैं और ये सवाल आता है सीधे सीधे, कछार लेवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना है। और इसी को उत्तर पूर्व का प्रहरी भी माना जाता है। उत्तर पूर्व का प्रहरी। ये सब ऐसा नहीं है कि अगर ये स्पेशल टॉपिक नहीं होते तो आपको ये पढ़ना नहीं पड़ता, ये सब तो GS का पार्ट है। इसकी स्थापना कब हुई है ये स्पेशल टॉपिक का पार्ट ही नहीं है। इसकी स्थापना 1835 में हुई, हमें वैसे भी पढ़ना पड़ता। कछार लेवी के नाम से किसे जानते हैं, हमें वैसे भी पढ़ना पड़ता बेटा। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है, वैसे भी पढ़ना पड़ता है ना, याद रखना है। हाँ बेटा, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए BSF को भी माना जाता है कि हम बॉर्डर को ही सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। कर हम बॉर्डर को ही रहे हैं, लेकिन है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, चलिए। तो 1835 को कछार लेवी के नाम से ध्यान रखना है। कछार लेवी किसे कहते हैं? असम राइफल को। उत्तर पूर्व का प्रहरी असम राइफल को। स्थापना 1835। सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो कौन सा है? असम राइफल है। अब 1917 में इसका नाम असम राइफल कर दिया, पहले कछार लेवी था। और पर्वतीय लोगों का मित्र इसका ये आदर्श वाक्य है। चलो ये तो बढ़िया है, इसका हिंदी में रख लिया वाक्य तो हमारी समझ में भी आसानी से आ रहा है। तो पर्वतीय लोगों का मित्र ये किसका आदर्श वाक्य है? ये असम राइफल का है। अब इसका मुख्यालय पूछा जाता है क्यों? बाकी जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो सब दिल्ली में है, ये एकमात्र है शिलोंग। और शिलोंग में है असम राइफल, लेकिन मुख्यालय असम में नहीं है। मुख्यालय असम में नहीं है बेटा, याद रखना है, मुख्यालय असम में नहीं है। तो ध्यान रखना है, गठन हुआ है 1835 को कछार लेवी के नाम से। 1917 में असम राइफल नाम पड़ा। आदर्श वाक्य पर्वतीय लोगों का मित्र। देखो बच्चों, एक बच्चे का कहना है सर लिखना भी है। बेटा अगर केवल आप क्लास में लिखने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप क्लास को ऐसे मत लीजिए। अभी जैसे ये PDF पढ़ जाएगी ना, उस पर आपको केवल लिखना है, वहां से लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप साथ में लिखेंगे ना तो फिर आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपका क्लास लेने का फायदा ही नहीं है। फिर एक तरह से आपका समय ये वेस्ट और हो रहा है। तो क्योंकि आपको केवल मटेरियल चाहिए, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है पहले समझने से भी ज़्यादा। तो आप मेरी एक सलाह मान लीजिए कि आपका 2 फायदे हो जाएंगे। आप जब ये PDF मिल जाए ना वहाँ से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैं जो बच्चे सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं मैं उनको ये ज़रूर सलाह दूंगा कि जितनी गति से मैं चल रहा हूँ उतनी से आपको चलना पड़ेगा, वरना तो ना तो सिलेबस होगा ना आप याद कर पाएंगे चीज़ों को। और बेटा फिर ना सिलेबस होगा और सिलेक्शन से भी दूर होते चले जाओगे, क्योंकि सारे बच्चे उस धीमी गति से नहीं चलेंगे फिर जिससे हम चलना चाहते हैं। मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगर लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर हम बाद में लिख लें, ठीक है। लिखना ज़रूरी है पर बाद में फटाफट 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 नोट कर लो, फटाफट। क्लास के साथ लिखने से तो अच्छा है कि आप लिखें ना, केवल PDF से पढ़ लें। ये मैं बता दे रहा हूं, क्लास के संग संग लिखने से अच्छा तो आप केवल PDF से पढ़ लें। ये वाले टॉपिक स्पेशली, ये वाले। चलिए ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अधीन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं वो सारे के सारे आंतरिक सुरक्षा के लिए हैं, ठीक है। और गठन हम असम राइफल के बारे में बात कर रहे थे, पर्वतीय लोगों का मित्र। शिलोंग में मुख्यालय है, एकमात्र जिसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर चला गया। और याद रखना है ये खास तौर पे भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। किसके लिए है? भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करता है? तो बेटा ये करता है असम राइफल। सबसे पुराना है, मैंने ऊपर भी लिख दिया। और अभी विकास लखेड़ा इसके क्या है? अध्यक्ष, यानी जिसे वो बोलते हैं महानिदेशक।
इन सब में जो सबसे ऊपर पद है उसे महानिदेशक कहेंगे, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं डायरेक्टर जनरल। पर ये अभी आप याद मत करना, ये वर्ड आप याद मत करना, ये आपको पेपर के टाइम पे जो आदर्श सर लेटेस्ट करवाए ना, अगर वो नहीं करवाएंगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये बदलते भी रहते हैं। अब पता नहीं अगले महीने ही बदल जाए, आप विकास लखेड़ा करके आ जाओ। एक दो बार पढ़ लेना, लेकिन रटने के लिए बहुत काम मत करना अभी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है सारा का सारा असम राइफल का। फिर सीआरपीएफ की बात करेंगे। देखो सीआरपीएफ 1939 में बना, साल जरूर याद रखना, ये मत बेशक रखना याद। और इसका नाम था तब सीआरपी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, यानी क्राउन को रिप्रेजेंट करती है, क्राउन की प्रतिनिधि है। क्राउन किसे बोलते थे हम? क्राउन किसे बोल रहे थे हम बेटा? हम क्राउन बोल रहे थे राजा को, सम्राट को बोलते थे हम क्राउन। तो जी ये नाम क्यों रखा? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर शासन किसका है? अंग्रेजों का, सम्राट का, इंग्लैंड का। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, इसे नाम रखा है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 में। और जब हम आजाद हो गए तो हमने इसका नाम कर दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या कर दिया है हमने? सीधे सीधे सेंट्रल, क्योंकि अब हमारी चलेगी। क्राउन गया घर अपने, ठीक है, तो फिर किसकी चलेगी? हमारी अपनी चलेगी। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स याद रखना है, ये हो जाएगा। तो 1949 में नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया है, सीआरपीएफ। उससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी, तो स्थापना होती है इसकी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के हिसाब से बेटा, ठीक है। चलिए, आदर्श वाक्य, सेवा एवं निष्ठा। मुख्यालय सबके नई दिल्ली मिलेंगे, अब सबके केवल असम राइफल का जो शिलोंग है उसे छोड़ के। सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है। असम राइफल सबसे पुराना था, ये सबसे बड़ा है। असम राइफल सबसे पुराना, ये सबसे बड़ा। और सीधे सवाल आता है एक पुलिस स्मृति दिवस, तो ये बेटा 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर बेटा ध्यान रखना है। तो ये कब? कि 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ के जवानों ने चीनी सेना का डटकर सामना किया था। 10 जवान शहीद भी हो गए थे। तो हर साल उसी की याद में एक इवेंट हुआ था। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे संसद हमले से संबंधित कुछ, क्योंकि संसद हमला जब हुआ तो उसे रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सीआरपीएफ की। संसद पे दो ही बल रहते हैं, दिल्ली पुलिस उस टाइम पे और सीआरपीएफ। तो बताते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को तो ऐसे आतंकवादियों और उससे लड़ने की ज्यादा ट्रेनिंग है नहीं। मैं भी रह के आया हूं दिल्ली पुलिस में, तो उनको तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इस टाइप की होती नहीं है। तो वहां पे जो मेन रोकने का काम किया था आतंकवादियों को, सीआरपीएफ के लोगों ने किया था। तो ध्यान रखना है, जब 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ ना, तो उसे नाकाम करने में सीआरपीएफ की महिला सिपाही कमलेश कुमारी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें अशोक चक्र मिला। आपको पता होगा अशोक चक्र क्या होता है? अशोक चक्र शांति के समय में हम जो दे सकते हैं ऐसा सबसे ऊंचा सम्मान है वीरता का। युद्ध में हम परमवीर चक्र दे सकते हैं, महावीर दे सकते हैं, वीर चक्र दे सकते हैं, पर अगर युद्ध नहीं चल रहा तो परमवीर चक्र नहीं दे सकते हम, क्योंकि उसके लिए बाउंडेशन है, वो युद्ध डिक्लेयर होगा केवल तभी दिया जा सकता है। अब ये युद्ध तो नहीं था, आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन एक लड़की है बेचारी कमलेश कुमारी, उसने सर्वोच्च बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान कौन सा होता है? अपने प्राणों को दे देना, अपने प्राणों को दे देना बेटा। तो सर्वोच्च बलिदान, इसलिए उन्हें अशोक चक्र मिला। पूछा जा सकता है कि भैया संसद पर हुए हमले में किस महिला ने, सीआरपीएफ की किस महिला ने? तो कमलेश कुमारी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और अशोक चक्र उन्हें मिला था। उसके महानिदेशक डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। पर मैं फिर कह रहा हूं, ये लास्ट में पढ़ना बिल्कुल, जब पेपर 10 दिन रह जाए ना, 15 दिन, तब देखना इन सब के। मैं याद करवा दूंगा, मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक है। चलिए, या फिर वहां क्रॉस चेक कर लेना अभी भी यही है या नहीं है। आईटीबीपी नहीं करेंगे अभी, इन दोनों को ही रिवाइज करवा देता हूं एक बार, फिर हम देखेंगे। तो देखो, आंतरिक सुरक्षा में हम असम राइफल पे आए। गठन 1835 में हुआ। किस नाम से हुआ था? कछार लेवी के नाम से हुआ था। इसका नाम असम राइफल कब रखा गया? 1917 में रखा गया।
आदर्श वाक्य क्या है? पर्वतीय लोगों का मित्र। सवाल ये भी पूछा जाता है, पर्वतीय लोगों का मित्र किस बल को कहा जाता है? तो कहा जाता है बेटा, याद रखना है, असम राइफल को। मुख्यालय कहाँ पे है? शिलोंग में है। एकमात्र ऐसा बल है जिसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर है। एकमात्र ऐसा बल जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली से बाहर है। भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए है। भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए सबसे पुराना जो है अर्धसैनिक बल है बेटा, याद रखना है। सबसे पुराना क्या है? ये अर्धसैनिक बल है ना, आर्म्ड फोर्स है। और इसके अध्यक्ष या महानिदेशक हम बाद में याद करेंगे। अब सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। 27 जुलाई 1939 को किस नाम से ये बनी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। सीधे सवाल कैसे आएंगे? देखो सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आएंगे कि भैया सीआरपीएफ की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, एक ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। कब हुई थी? 1937, 38, 39, 40। 39 में हुई थी। सीआरपीएफ संसद हमले में किस बल की कमलेश कुमारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? भाई सीआरपीएफ की ने दिया है। ये जो सीआरपीएफ का नाम बदलकर, सीआरपी का नाम बदलकर सीआरपीएफ 1949 में किया गया। इनमें से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? नंबर 1 सीआरपीएफ, नंबर 2 बीएसएफ, नंबर 3 आईटीबीपी और नंबर 4 बेटा असम राइफल। असम राइफल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल, यानी संख्या में सबसे ज्यादा, सेनाओं को छोड़ दो, आंतरिक बल, अर्धसैनिक बल, तो वो सबसे बड़ा सीआरपीएफ ही है। पुलिस स्मृति दिवस हम कब मनाते हैं? क्या 15 जनवरी को, क्या 8 अक्टूबर को, क्या 4 दिसंबर को, या फिर 21 अक्टूबर को? हम सीधे सीधे 21 अक्टूबर कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हमें देखनी है, तो आज यहीं तक रखेंगे। घबराना मत, इनमें आधी सी जीएस है, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता तो जीएस में पढ़ाता। ठीक है, और ये जो जितनी मुश्किल लग रही है ना आपको, जैसे लास्ट में आप सवाल करते हो तो चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं, पर घबराना नहीं है। मैं अपनी तरफ से भी एफर्ट कर रहा हूँ, और जो जो लगेगा मुझे मुश्किल है तो वो मैं होमगार्ड के भी पेपर से पहले, केवल उससे नहीं कह रहा हूँ मैं यूपी पुलिस के लिए कि मैं अलग एफर्ट लगाऊंगा। जो ये टॉपिक खत्म होंगे ना, जैसे ही इनमें मुझे जो मुश्किल लगेगा, मुझे लग रहा है कि हर किसी में से एक दो रैपिड फायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल है सच में ही, वो मैं आपके होमगार्ड के पेपर से भी पहले दूंगा। इवन 15 अप्रैल से पहले पहले वो रैपिड फायर मैं आपके डाल दूंगा जो आपको लास्ट में बहुत मदद करेंगे, और उसमें 15 मिनट में हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार घुमा देते हैं। तो घबराना मत। होमगार्ड वाले भाई जो साथ में पढ़ रहे हैं, देखो आपके 2-3 स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, वो तो मैं किसी भी वीकेंड में करा दूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस की क्लास मंडे टू फ्राइडे है। पर ये वाले टॉपिक आप धीरे धीरे ही पढ़ लो। अगर इनको मैंने दौड़ाया ना तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, और आपके सवाल बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं इनसे। और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, पीवाईक्यू पढ़ा करो, या फिर जो हमारे सेट शुरू हो गए ना, कितना बढ़िया है, आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है साथ में। हमारे जो यूट्यूब पे सेट हैं वो ले लिया करो। तो ऐसे करके, क्योंकि फैक्ट पे थोड़ी सी कमांड बनने में समय लगता है, किसी को भी लगता है, वो मुझे भी लगता है। मैंने बताया ना, पहले चीज़ें ढूंढी थी तो कम थी, अब धीरे धीरे कुछ और जहाँ से सवाल बन रहे हैं, जहाँ से पूछे गए हैं, तो हमने औरों पे भी काम किया, क्योंकि फैक्ट पे उनको ढूंढना, इकट्ठा करना, इनका कहीं डिफाइन सिलेबस नहीं है। मैं करा सब कुछ दूंगा, होमगार्ड वाला एक भी बच्चा संतुष्ट होके नहीं जाएगा, ये भी मेरा वादा है। पर भाई अब समय से साथ साथ पढ़ते रहो। प्लस एक कसम क्यों खा लेते हो आप कि जब मेरा पूरा सिलेबस होगा मैं तभी रिवीजन करूंगा? कसम खाई है किसी की? कसम तो नहीं खाई ना? तो जब भी समय मिलता है, जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन क्यों नहीं करते भाई? तो रिवीजन क्यों नहीं करते आप? ऐसे थोड़ी कि जब तक मैं, भाई कसम खा लिए जी, जब तक सारा एक एक वर्ड आप कह दोगे सिलेबस खत्म तब तक मैं रिवीजन नहीं करूंगा। ये कसम नहीं खानी यार। अगर 2 दिन की छुट्टी मिली है, सैटरडे संडे मिला है, या कोई और टाइम मिला है, किसी दिन क्लास नहीं हुई, तो जितना करा रखा है उसमें से मारो, जितना रिवीजन मार सकते हो करना है वो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।